नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बिना टाइम बर्बाद किए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने अक्सर कर अपने घर में कोई नदी बहती हुई देखी होगी या बहुत सारे नाले बहते हुए देखे होंगे। कभी भी आप किसी भी रोड से जा रहे हो, बीच में कभी कभी आप देखते होगे कि वाटर स्ट्रीम आ जाती होगी। तो अक्सर कर आप पूछते होगे कि ये कौन सी नदी है। तो एक्चुअली में कोई नदी नहीं होती है, वो नाला होता है। तो मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी नदी है, तो हो सकता है उस बड़ी नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिल रही हैं, पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि उन छोटी छोटी नदियों में छोटे छोटे नाले मिल रहे हैं वहां के। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नालों में पानी कहाँ से आएगा। तो रेनी सीजन में अक्सर कर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पानी बरसता है। अब वो पानी बरसता है तो उस पानी को कहीं ना कहीं से तो ड्रेन होना ही है, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चैनल बनाना ही है। देखिए क्या लिखा है कि भाई ओवरऑल जो नाले होते हैं और बहुत सारे जो चैनल्स बनते हैं रेनी सीजन के दौरान, वो पानी को अल्टीमेटली नदी तक पहुंचा देते हैं। अगर ये चैनल्स मिसिंग हो तो लार्ज स्केल फ्लडिंग देखने को मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2015 दिसंबर के लगभग चेन्नई में जबरदस्त पानी बरसा। ठीक है, विंटर मानसून आते हैं, आपको पता है। रोटेटिंग मानसून कह लीजिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून कह लीजिए, तमिलनाडु में बारिश करवाते हैं सर्दियों के महीने में। तो आप कह सकते हो चेन्नई बिल्कुल ही मेट्रोपॉलिटन अर्बन सेंटर है और वहां पे भी डेवलपमेंट अनऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। बिल्डिंगें खड़ी होती चली गई, प्रॉपर ड्रेनेज बेसिस को डिफाइन नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत से चैनल्स, ऐसी बहुत सी नदियां ब्लॉक हो गई। अब जब ये ब्लॉक हो गई और पानी बरसा झमाझम, तो पानी बरसने की वजह से इस पानी को एग्जिट के लिए जगह नहीं मिली। जब चैनल्स होते हैं ना बहुत सारे, तो पानी को एग्जिट की जगह मिल जाती है। जब पानी को एग्जिट की जगह मिल जाती है तो फ्लडिंग नहीं आती। लेकिन अगर आपने पानी की एग्जिट की जगह को ब्लॉक कर दिया, पानी के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, तो पानी को एग्जिट नहीं मिलेगा। और पानी एग्जिट नहीं मिलेगा तो पानी वही अर्बन इलाकों में फैलता रहेगा, फ्लडिंग कर देगा। तो आपको क्या होगा, आपके घरों में घुस जाएगा, बिल्डिंगों में घुस जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा पानी, ओवरऑल लाइफ को बर्बाद कर देगा। फ्लड्स ऐसे ही आते हैं नेचुरली। जो नदियां, जो चैनल्स, जो नाले बने हुए हैं, ये चैनल्स और नाले पानी को नदी तक पहुंचा देंगे और नदी अपने कोर्स से बहती बहती पानी को ओशंस तक पहुंचा देगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस बैलेंस को बिगाड़ा एक्सेसिव अर्बनाइजेशन के चलते, तो फ्लड्स आएंगे। चेन्नई में इस प्रकार के फ्लड्स आ चुके हैं, मुंबई में भी बहुत शुरू में आते थे, अब तो मुंबई में ख्याल बहुत सारी चीजें डिफाइंड हो गई हैं। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ओवरऑल ये जो नाला है, ये जो चैनल्स हैं, जो नदियां हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे के पूरे पैटर्न को आप क्या बोलते हो, इस पूरे के पूरे पैटर्न को आप ड्रेनेज बोलते हो। यही लिखा है, द फ्लो ऑफ वाटर तो वेल डिफाइंड थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। तो नाला, चैनल अलग अलग रूप में, नदी में पानी लेके जा रही है, नदी ओशन तक पानी लेके जा रही है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इसको आप ड्रेनेज सिस्टम बोलते हो। तो नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। और जो ड्रेनेज पैटर्न है, वो ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करता है कि वहां पे जियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है, वहां की नदियां में कितना पानी है, ओवरऑल वहां की टोपोग्राफी कैसी है, बहुत सारी चीजों पे वहां का जियोलॉजिकल पैटर्न डिपेंड करेगा। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कितना हुआ, नेचर स्ट्रक्चर क्या है, रॉक्स की टोपोग्राफी कितनी, कितना पानी फ्लो कर रहा है, कितने पीरियड पे पानी फ्लो कर रहा है। ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में यहाँ अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, तो टेंशन मत दीजिएगा। ड्रेनेज पैटर्न मैं भी आपको फिगर के साथ समझाऊंगा। तो अक्सर कर हमारे नदियों के पास, विलेज में, सिटी में आपको पानी बहता हुआ दिखता है, हम इसमें अक्सर कर नहाते हुए दिखते हैं। कुछ केसेस में नदियां पेरेनियल होती हैं, उसमें हमेशा पानी होता है। कुछ केसेस में नदियां एफेमेरल होती हैं, मतलब पानी बरसा, रेनी सीजन है तो उसमें पानी होगा, रेनी सीजन नहीं है तो उसमें पानी नहीं होगा। तो एफेमेरल मतलब परमानेंट नहीं है, पेरेनियल मतलब परमानेंट उस नदी में पानी है। अब नदी का डायरेक्शन कैसे सेटअप किया जाता है, तो नदी का डायरेक्शन स्लोप के हिसाब से सेटअप होता है। मैंने आपको बताया कि अगर ये इंडियन लैंड मास है तो इंडियन लैंड मास के स्लोप इस तरफ है, इसलिए नदियां आपको इधर बहती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब भले वो जो स्लोप है वो ग्रेजुअल है, बट स्लोप है। ठीक है ना, तो स्लोप पे डिपेंड करता है, ऊंचाई से लेकर नीचाई की तरफ पानी भरेगा, बहेगा, तो जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ पानी बहेगा। गॉट इट। तो भाई हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी नदियां हैं वो सेम डायरेक्शन में क्यों फ्लो करती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्लोप्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिजिकल ज्योग्राफी आपने पूरी देखी होगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। फिर अगर आप देखोगे, वाई डू रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस इन नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स इन सदर्न इंडिया फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर। ये मैंने अभी बता दिया कि जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, जो हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो आपका स्लोप है वो ईस्टर्न तरफ है।
बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है भाई। फिर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इन दो लाइनों में काफी कुछ लिखा हुआ है, दो कह सकते हैं 4 लाइनों में। A river drain the water collected from a specific area which is called its catchment area. An area drained by a river and its tributaries is called a drainage basin. ये बात समझनी है। मैं उसका देखो लाइन में पढ़ देता हूँ। The boundary line separating one drainage basin from the other is known as watershed. The catchment area of large rivers are known as river basins, while those of small rivulets and rills are often known as watersheds. There is, however, a slight difference between river basin and watershed. Watersheds are small in area, while basin covers large area. अब ये पूरा का पूरा सीन क्या है, इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, पर उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। अब आ जाते हैं अपने उस एक्सप्लेनेशन प्रोसेसेस पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए पर्टिकुलर नदी बह रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। इसमें आके मान लीजिए कोई 2 ट्रिब्यूटरीज गिरी, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी गिरी। ट्रिब्यूटरीज अलग अलग हो सकता है कि इन ट्रिब्यूटरीज की अपनी खुद की कोई ट्रिब्यूटरीज हो सकता है, बिल्कुल। अब ओवरऑल एक नदी में जितने इलाके से पानी आके गिर रहा है वो उस नदी का कैप्चमेंट एरिया होगा। समझिए बात को, ओवरऑल किसी भी अगर आप नदी की बात करो, उस नदी में पानी कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। ये जो नाला बने हैं, ये जो चैनल्स बने हैं, ये सब पानी आपके नदी तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो छोटी नदी हो तो चाहे वो बड़ी नदी हो। तो यहाँ पे मैंने तो खैर मेन रिवर बना दी और ये ट्रिब्यूटरीज बना दी। मैं सिर्फ एक रिवर के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मान लीजिए ये रही आपकी नदी, और इस नदी में ओवरऑल इतने इलाके से पानी है। जैसे मान लो यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे बारिश हुई, तो यहाँ से पानी गिर के आपका इस नदी में आ गया। इधर बारिश हुई, पानी गिर के इस नदी में आ गया। इधर बारिश हुई, पानी गिर के इस नदी में आ गया। इधर बारिश हुई, पानी गिर के इस नदी में आ गया। तो मतलब कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहां पे अगर पानी गिरा तो वो ओरिजिनल नदी तक पहुंच जाएगा। तो एक नदी का कैचमेंट एरिया क्या है? एक नदी का कैचमेंट एरिया वो है कि अगर उस कैचमेंट एरिया में कहीं पे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो वाटर जैसे न जैसे करके आपका उस नदी में पहुंच जाएगा। दिस इज व्हाट इज बेसिकली कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया का कंसेप्ट है। समझ गए? फिर से बता देता हूँ कि भाई ओवरऑल एक नदी बह रही है और उस नदी में आसपास के सोर्सेज से पानी आके गिर रहा है। तो एक नदी का कैचमेंट एरिया वो इलाका होता है, उस इलाके में कहीं पे भी अगर एक्सेस पानी है तो वो अपना रास्ता बना के पहुंच जाएगा उस नदी में। अब मान लीजिए यहाँ कोई सिटी है, मान लीजिए यहाँ पे चेन्नई नदी है, ये अदियार नदी है। अब इस अदियार नदी में जो पानी है, आसपास के कैचमेंट इलाकों में जो भी पानी गिरेगा एक्स्ट्रा, वो आके इस अदियार नदी से मिलेगा। अगर ये एक्स्ट्रा पानी का अदियार नदी तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया एक्सेसिव अर्बनाइजेशन के चलते, तो ये एक्सेस पानी इस पर्टिकुलर अर्बन इलाके को फ्लड कर देगा, इसलिए फ्लड्स आते हैं। तो कैचमेंट इलाकों में जब आप शहर बनाते हो तो उन शहरों में इस बात को ध्यान देना चाहिए बनाते वक्त कि जो भी नाला है, जो भी चैनल्स हैं जो कि पानी को मेन नदी तक लेके जा रहे हैं, उस पानी का रास्ता ना ब्लॉक हो। क्योंकि अगर आप उस पानी का रास्ता ब्लॉक करोगे तो भाई आपके शहर में बाढ़ आ जाएगी, और ये एकदम से होता है। अब चेन्नई वैसे एरिड इलाका है, ड्राई इलाका है, वहां पे ज्यादा पानी है नहीं, लेकिन होता ये है कि जब मानसून आ गया, कभी मान लो दिसंबर के महीने में, और एकदम से झड़ाझड़ बहुत सारा पानी बरस गया, तो उस एक्स्ट्रा पानी के लिए तैयार नहीं है वहां का अर्बन जो कह सकते हैं सेटअप है। उस अर्बन सेटअप ने चैनल्स के रास्ते में सिटी को बना दिया। अब जब उन्होंने चैनल्स के रास्ते में सिटी को बना दिया है, तो जब उस चैनल में एक्स्ट्रा पानी बरसेगा, मान लो यहाँ एक्स्ट्रा पानी बरसा, अब पहले तो वो सीधे बह के नदी में जा रहा था, अब बीच में आ गया है आपकी सिटी, तो अब उसको नदी तक पहुंचने का पानी नहीं मिला, मतलब जगह नहीं मिली, तो उसने सिटी को फ्लड कर दिया। तो दिस इज अ लॉजिक। तो आई होप आप समझ गए हो कि कैचमेंट एरिया क्या है। कैचमेंट एरिया मतलब एक ऐसा इलाका जहां पे अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी गिर रहा है और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी किसी ना किसी तरीके से नालों के थ्रू, चैनल्स के थ्रू आपका मेन रिवर तक पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल ऐसा इलाका जहां पे पानी गिर रहा है और एक्सेस पानी रिवर तक पहुंच जा रहा है, तो वो उस रिवर का कैचमेंट इलाका हो गया। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे कैचमेंट एरिया अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे अब क्रिएट होने वाला है। मैं बताता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों क्रिएट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया और एक शब्द है वाटरशेड। वाटरशेड यहाँ पे 2 चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला इस्तेमाल किया वाटरशेड का, मैं आपको बताता हूँ। हमने कैचमेंट एरिया का लॉजिक समझा
अगर ये कैचमेंट एरिया किसी बहुत बड़ी नदी का है, किसी बिग रिवर का है, बड़ी नदी का, अभी बड़ी नदियां क्या होती है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो किसी बड़ी नदी का अगर कैचमेंट इलाका है तो इस कैचमेंट इलाके को आप बोलोगे रिवर बेसिन। गॉट इट? तो किसी बड़ी नदी का अगर ये कैचमेंट बेसिन है तो आप इसको बोलोगे रिवर बेसिन। और अगर कोई बहुत छोटा नाला या रिवुलेट या कोई बहुत छोटी सी नदी है उसका कैचमेंट इलाका है तो आप उसको बोलोगे वाटरशेड। दो डिफरेंसेस समझिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन में बताना आपको भूल गया। एक्चुअली ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन एक ही चीज है। ड्रेनेज बेसिन की यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी हुई है देखिए, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। आप बोलोगे ये क्या अलग बताया? जी हाँ, मैंने बिल्कुल कुछ भी आपको अलग नहीं बताया, लॉजिक समझाता हूँ। मान लीजिए ये नदी बह रही थी, इस नदी की ये ट्रिब्यूटरी आई, 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 ये ट्रिब्यूटरी आई। अब इस नदी की अपनी एक ट्रिब्यूटरी होगी, मान लो ये रही, ये रही, ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, कोई नाले गिर रहे हैं आके, ये रही, ये रही। तो ओवरऑल इस मेन नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और उन ट्रिब्यूटरीज की अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक पर्टिकुलर नदी की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं और उन ट्रिब्यूटरीज की भी जितनी ट्रिब्यूटरीज, नाले, रिवर, चैनल हैं, उन सबको अगर आप जोड़ दो, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है? तब बन जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। तो जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, अब गंगा में जाने कितनी नदियां गिर रही है, यमुना गिर रही है, सोन गिर रही है, गंडक गिर रही है, आपकी कोसी गिर रही है, ये सब आपकी आके कहाँ गिर रही है? यमुना में गिर रही, सॉरी गंगा में गिर रही। तो जितनी भी नदी आपकी गंगा में आके गिर रही है उसके ट्रिब्यूटरीज और उन ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज, ये पूरा जोड़ दोगे तब जाके बनेगा आपका गंगा का ड्रेनेज बेसिन। देखना चाहते हैं गंगा का ड्रेनेज बेसिन कैसा दिखेगा? तो ये नजर आ रहा है आपको गंगा का ड्रेनेज बेसिन, कि पूरा का पूरा गंगा का ड्रेनेज बेसिन, बीच से गंगा बह रही है और ओवरऑल अगल बगल आपको नजर आ रही है कि बहुत सारी नदियां, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज आके जुड़ रही है। तो गॉट इट? ड्रेनेज बेसिन का मतलब समझ आ गया। ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन बेसिकली एक ही बात है। अगर बड़ा कैचमेंट इलाका है तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको रिवर बेसिन बोलोगे। अगर किसी छोटे नदी या किसी छोटे रिवुलेट या किसी छोटे नाले का कैचमेंट इलाका है तो उसको आप वाटरशेड बोलोगे। एक पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, द बाउंड्री लाइन, इसको समझिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज watershed. The boundary line separating one drainage basin from the other is known as watershed. अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो वाटरशेड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, कि कोई छोटी नदी है, उस छोटी नदी के कैचमेंट इलाके को आप वाटरशेड कर दोगे। दूसरा आपको ये भी समझना, बाउंड्री भी बोल रहा है यहाँ पे। बाउंड्री का क्या लॉजिक बोल रहा है? बाउंड्री सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज ऑल्सो नोन एज वाटरशेड। अब समझिए, वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर, तो ये नदी जा रही है, तो ये इसमें छोटी सी नदी आके मिली, इसका अपना एक कैचमेंट एरिया, फिर इधर एक नदी आके मिली, इसका अपना एक कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन है जो कि इस ड्रेनेज बेसिन को इस ड्रेनेज बेसिन से अलग होता है। आप समझ सकते हो कि कैचमेंट इलाका ही यहाँ पे रिवर बेसिन है, वही ड्रेनेज बेसिन है, वही वाटरशेड है। छोटा है तो वाटरशेड है, बड़ा है तो क्या हो गया? बड़ा है तो आपका रिवर बेसिन हो गया, जिसको आप ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हो। और ओवरऑल दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होगी, इसको भी वाटरशेड कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये भी वाटरशेड है। अच्छा, एक और बात समझिए, मान लीजिए कि ओवरऑल कोई किसी नदी आ रही है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा ड्रेनेज बेसिन बना, और इसी नदी के पास ही कोई एक दूसरा वाटर सिस्टम है, उसका खुद अपना एक बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। लेकिन ये नदी और वो नदी आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है किसी बाउंड्री से, उस बाउंड्री को वाटर डिवाइड भी बोलते हो। ये थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवर बेसिन्स एंड वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और watershed directly affects the other part in the unit as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso और macro planning region. किसी भी एक पर्टिकुलर बनी नदी की बात कर लीजिए, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज पे भी डिपेंड करती है और उन ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज पे भी डिपेंड करती है। तो कहने मतलब क्या है कि चाहे रिवर बेसिन की बात कर लो, चाहे वाटरशेड की बात कर लो, कोई बड़ी नदी है उसका कैचमेंट इलाका रिवर बेसिन हो गया, कोई छोटा रिवुलेट है, स्ट्रीम है, उसका ड्रेनेज बेसिन कह लीजिए क्या हो गया, वाटरशेड हो गया, या कैचमेंट इलाका वाटरशेड हो गया।
तो चाहे बड़ी नदी का कैचमेंट इलाका हो चाहे छोटी नदी का कैचमेंट इलाका हो, दोनों ही आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसी भी नदी के अंदर में छोटा सा छोटा वाटरशेड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो छोटा सा छोटा वाटरशेड भी उस मेन नदी के अंदर पानी भेज रहा है। तो किसी भी बड़ी नदी के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो उस प्लानिंग में आपको इन छोटे छोटे वाटरशेड्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उस नदी में पानी उन्हीं वाटरशेड से आ रहा है। अगर वो वाटरशेड्स खाली हो गए, नदी में पानी आना बंद हो जाएगा। इसीलिए जब भी नदी से रिलेटेड कोई प्लानिंग की जाती है, तो ओवरऑल वहां पे इस बात को देखा जाता है कि भाई छोटे छोटे वाटरशेड्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या छोटे छोटे वाटरशेड सूख रहे हैं, क्या वहां पे लोकल वाटर सोर्सेज गायब हो रहे हैं, क्या हम लोग ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या अर्बनाइजेशन बहुत गलत तरीके से हो रहा है। इन सब चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में इस चीज को मैं